सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का विलयन का पार्ट 3, जिसमें पढ़ना है मोललता तथा मोल प्रभाज। मोललता क्या होता है? ये किसी भी विलयन की 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता इसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, यानी मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, बटा विलायक का भार किलोग्राम में। यदि हम इस किलोग्राम को ग्राम में करें क्या हो जाएगा? इंटू 1000। विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटा में विलेय का अणुभार। यदि हम विलेय के मोलों की संख्या को 1 लें मोलों की संख्या 1 विलायक का भार एक kg, तो मोललता स्मॉल m बराबर हो जाएगा 1/1 यानी 1 m, यानी किसको कहेंगे? मोलल विलयन। मोलल विलयन कहने का मतलब ये कि यदि हम किसी भी 1 किलोग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोलें तो जो हमको विलयन प्राप्त होगा उसकी मोललता कहलाएगी 1 मोलल, यानी कि 1 मोलल विलयन कहलाएगा, या मोलल विलयन भी कह सकते हैं। मात्रक देखें, यदि मात्रक स्मॉल m का मात्रक क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या मोल बट्टा में विलायक का भार, इसमें किलोग्राम में हो जाएगा। मोललता का मात्रक होगा मोल प्रति किलोग्राम। अब हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% W/W जलीय विलयन का घनत्व दे रखा है 1.1094 ग्राम प्रति ml है, तो विलयन की मोलरता तथा मोललता ज्ञात कीजिए। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं मोलरता क्या होता है, तो एक बार बता दें मोलरता किसको कहते हैं। यहाँ 1 किलोग्राम विलायक लिए हैं और यहाँ क्या लेना? मोलरता में 1 लीटर विलयन होगा। किसी भी विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। हमें निकालना है मोललता, तो मोललता का फार्मूला लिखें, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार। H2SO4 के 16% W/W का जलीय विलयन है, यानी कि उसमें जो विलेय होगा सॉल्यूशन, जो विलेय होगा, विलेय आपका क्या होगा? H2SO4 विलेय होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। विलेय H2SO4 का भार कितना होगा? 16% W/W का मतलब कि 100 ग्राम का विलयन है, जिसमें 16 ग्राम का है सल्फ्यूरिक अम्ल है, शेष जल है। ठीक, यानी कि 16% W/W का मतलब होता है कि 16 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में डालकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया है, 100 ग्राम आयतन का विलयन बनाया गया है। जैसे विलेय का भार दे रखा है
कितना हो जाएगा, 16% है तो 16 ग्राम। विलायक होगा आपका जल का भार कितना हो जाएगा, 100 - 16 94 ग्राम, 4 84 ग्राम, यानी 84 ग्राम आपका हो गया जल और 16 ग्राम हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। अब हमें निकालना है विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय क्या है, H। मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, तो स्मॉल NH2SO4 लिख सकते हैं। इसका मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या है। तो क्या होता है, भार, सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना हो गया, 16 ग्राम, बटा में सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु भार कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन कितना होगा, 16 चौके 64, यानी 16 बटा में कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 8 6 3 9, 16 बटा 98 हो जाएगा। अब यदि जल का निकालें, जल के मोलों की संख्या NH2O बराबर कितना हो जाएगा, 84 बटा में अणुभार कितना हो जाएगा, 2 + 16 टोटल 84 बटा में 18, ये हो जाएगा जल के मोलों की संख्या। अब यहाँ से हम रखते हैं विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या कितना निकला है, 16 बटा में 98। तो मोललता इक्वल टू 16 बटा में 98 इंटू 1000 बटा में विलायक का भार। अब हमको भार ज्ञात करना है और यहाँ विलायक का भार दे रखा है 84 ग्राम। कितना हो जाएगा, 1.94 मोल प्रति किलोग्राम। ये हो गया विलयन की मोललता, 1.94 मोल प्रति किलोग्राम। अब हमको ज्ञात करना है मोलरता। मोलरता का फार्मूला क्या लिखे थे, मोलरता बराबर होता है विलयन का आयतन इंटू 1000, ये होता है इन ml में। ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटा में विलयन का आयतन गुणे 1000। हमें ज्ञात करना है विलयन का आयतन, और यहाँ क्या है, विलयन का दे रखा है वो कितना, 100 ग्राम भार दे रखा है। तो हमको भार पता है, द्रव्यमान पता है और घनत्व पता है, विलयन का घनत्व दे रखा है। तो हम लोग जानते हैं घनत्व, द्रव्यमान और आयतन में क्या संबंध होता है, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व, यानी आयतन बराबर क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन बराबर द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बटा में विलयन का घनत्व। विलयन का द्रव्यमान कितना दिया है, तो कितना है, 100%। 16% का मतलब क्या होगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का विलयन है, तो विलयन हो गया 100 ग्राम बटा में विलयन का घनत्व कितना दे रखा है, 1.1094। ठीक, इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9010, कितना आएगा, 9010
10। ये है किसमें आपका ग्राम में है, और ये किस में दे रखा है ग्राम प्रति ml में दे रखा है, यानी कि इसका मात्रक हो जाएगा कितना 90.10 ml, यानी बिलियन का आयतन आ गया 90.10 ml। अब हो जाएगा मोलरता, यहाँ से मोलरता इस कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या कितना निकला है 16/98 इंटू बिलियन का आयतन कितना है 90.10 इंटू कितना है 1000, कितना आ जाएगा बराबर, यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग आएगा 1.81 मोल प्रति क्या लीटर। ये हो जाएगा आपका मोलरता। इस तरह से मोलरता और मोलरता का गणना किया। मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज क्या होता है, तो मोल प्रभाज कोई विलयन होगा, उस विलयन में 2 या 3 घटक होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया एक विलयन, एक घटक ए है और दूसरा घटक बी, दोनों को हमने मिला दिया, बन गया आपका एक विलयन। ठीक, अब इस विलयन में हमें बताना है कि ए का मोल प्रभाज क्या होगा, बी का मोल प्रभाज क्या होगा। तो जिस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है उसके मोलों की संख्या बटा में टोटल विलयन में जितने भी घटक हैं उन सबके मोलों का अनुपात क्या कहलाता है, उस घटक का मोल प्रभाज कहलाता है। यानी ए का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो ए के मोलों की संख्या अपन ए और बी दोनों घटकों के मोलों की संख्या का योग के अनुपात को देखें तो वह दर्शाएगा घटक ए का मोल प्रभाज। यानी इसको हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एक्स से। मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन को हम कैपिटल एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम देखें ए का मोल प्रभाज ज्ञात करें, ए का मोल प्रभाज एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा ए घटक ए के मोलों की संख्या बट्टा में विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, यानी घटक ए और बी के मोलों की संख्या। इसको शॉर्टकट में लिखना चाहें तो एक्स ए बराबर लिखेंगे, मोल को प्रदर्शित करते हैं एन से, तो एन ए हो जाएगा, यानी कि ए के मोलों की संख्या अपान एन ए प्लस एन बी, ये हो जाएगा घटक ए का मोल प्रभाज। यदि बी का निकालना चाहें तो बी का मोल प्रभाज एक्स बी इक्वल टू बी के मोलों की संख्या एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, यानी कि ए का मोलों की संख्या प्लस बी के मोलों की संख्या। टोटल ये रेशियो जो बताएगा वो बताएगा इस घटक बी के मोल प्रभाज को। अब इस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल दिया है 36 ग्राम जल, 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर विलयन बनाया गया है। प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाज अभी हम लोग पढ़े कि मोल प्रभाज क्या होता है कि जिस घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है उस घटक के मोलों की संख्या बटा में विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या को हम कहते हैं मोल प्रभाज। तो हमें सबका मोल पहले निकालते हैं मोलों की संख्या। यदि है 36 ग्राम जल, मोल बराबर क्या होता है मोलों की संख्या। किसी भी चीज़ का यदि मोलों की संख्या ज्ञात करना होता है तो मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा में अणुभार। अब हम यदि निकालेंगे जल का तो जल का भार बटा में जल का अणुभार लिखेंगे। एथिल अल्कोहल का निकालना है तो एथिल अल्कोहल का भार बटा में अणुभार। तो मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा भार बटा में अणुभार। चलिए हम ज्ञात करते हैं सबसे पहले जल। मोल की संख्या को बताते हैं स्मॉल n से, तो NH2O मतलब जल का मोलों की संख्या बराबर भार किसका जल का WH2O अपान MH2O, जल का भार बटा में जल का अणुभार। भार कितना दिया 36 ग्राम, अणुभार कितना होगा हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन 16, यानी 36/18 हो जाएगा आपका 2, यानी जल के मोलों की संख्या हो गई 2।
इस तरह NC2H5OH एथिल अल्कोहल, WC2H5OH अपान MC2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है 46 ग्राम, और बटा में अनुभार ज्ञात करना है। कार्बन कितना होगा 12 दूना 24 प्लस हाइड्रोजन 5, ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1, टोटल हो जाएगा कितना 46 बट्टा में 5 4 9 1 10 6 16 और 2 1 3 4, ये हो जाएगा 46 अपन 46 यानी 1। एथिल अल्कोहल का हो गया, मोलों की संख्या 1। अब निकालना है मेथिल अल्कोहल यानी CH3OH का मोलों की संख्या, WCH3OH अपान MCH3OH, यानी कि मेथिल अल्कोहल का भार कितना दिया है 32 ग्राम, और अपान मेथिल अल्कोहल का निकालना अणुभार, कार्बन 1 तो 12 हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन 3 प्लस ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और हाइड्रोजन 1, टोटल 32 बटा में कितना हो जाएगा 3 2 5 और 6 11 1 12 का 2 1 1 2 और 1 3, यानी 32 बटा 32 यानी भी हो जाएगा 1। इस तरह हमने क्या किया, सबका मोलों की संख्या ज्ञात किया। अब हम ज्ञात करना है मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को बताते हैं कैपिटल X से, यानी हमें ज्ञात करना है XH2O यानी जल का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा NH2O, मतलब जल के मोलों की संख्या बटा में जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या कितना निकला 2 अपान 2 प्लस 1 यानी हो जाएगा 2/4, यानी कितना हो जाएगा 1/2, यानी जल का मोल प्रभाज हो गया 1/2। XC2H5OH एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटा में टोटल NH2O NC2H5OH प्लस NCH3OH, ये कितना हो जाएगा C2H5OH के मोलों की संख्या निकाले 1 और पानी कितना हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 1/4। इस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं मेथिल अल्कोहल का। CH3OH ये हो जाएगा NCH3OH अपान NH2O प्लस NC2H5OH प्लस NCH3OH। मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकला है 1 अपान जल के मोलों की संख्या निकाले थे 2, एथिल अल्कोहल का 1 और मेथिल अल्कोहल का 1, टोटल हो जाएगा 1/4। इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं जल के मोल प्रभाज 1/2, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 1/4 और मेथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 1/4। आगे हम लोग पढ़ेंगे फार्मलता। नेक्स्ट फार्मलता, जिस तरह हम लोग पढ़े हैं मोलरता से उसी तरह फार्मलता है, बस अंतर क्या है कि जो मोलरता है वो अनआयनीकृत विलेय पदार्थ के लिए यूज किया जाता है, मतलब कोई भी विलेय पदार्थ किसी भी विलायक में आसानी से घुल जाए, आयनों में न टूटे, उसके लिए यूज करते हैं मोलरता। लेकिन फार्मलता किसके लिए यूज करते हैं कि जब कोई विलेय पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो अपने आयनों में टूट जाता है, तो आयनिक विलेय पदार्थ के लिए हम यूज करते हैं फार्मलता। यानी कि वहाँ था कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पर क्या है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित आयनिक विलेय का सूत्रभार, जितना उसका आयनिक विलयन का द्रव्यमान होगा या सूत्रभार होगा, फार्मूला मास, वही क्या कहलाएगा, उसकी फार्मलता कहलाती है। इसको हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, यानी फार्मलता बराबर क्या हो जाएगा, फार्मलता बराबर एकांक लीटर, यानी कि 1 लीटर विलयन का आयतन किसमें
इन लीटर में, ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय का सूत्रभार, और ये विलेय कैसा होगा, आयनिक विलेय होगा, आयनिक विलेय का सूत्रभार विटामिन विलयन का आयतन लीटर में। यदि हम इसको चाहें ml में बदलना, इन ml करेंगे तो यहाँ कर देंगे 1000 से गुणा। इस तरह से हमको निकल जाएगा फार्मलता। बात आती है कि फार्मलता और मोलरता बराबर होगा कब, फार्मलता और मोलरता दोनों एक सिचुएशन में बराबर होता है कब, जब विलेय का सूत्रभार और आयनिक विलेय का सूत्रभार दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि जितना आएगा आयनिक विलेय का सूत्रभार उतना ही आएगा विलेय का सूत्रभार। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि फार्मलता और मोलरता दोनों ही बराबर होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है इसमें कुछ। थैंक यू।